टीवी 100 कारोबार अब हुआ टीवी 100 नेशनल। नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल। हमने आपको अपने धरोहर के पिछले एपिसोड में बताया था कि किस तरह भारत ने 2 खेपों में इंटरनेशनल बैंक में सोना गिरवी रखा था। लेकिन सोना गिरवी रखने से पहले की एक और कहानी है। हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में कर्ज के लिए अपील की थी। उसी दौरान दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी घटना घटी। सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। कुवैत पर हमले के बाद अमेरिका इराक पर हमला करना चाहता था, जिसके लिए अमेरिका जानता था कि हिंदुस्तान अपने आर्थिक तंगी हालात से गुजर रहा है। इसलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान पर दबाव बनाया कि वो इराक से लड़ने में उसकी मदद करे। और मदद कैसे करे कि जो फाइटर प्लेन इराक पर सख्त हमला करने वाले हैं उनको हिंदुस्तान की सरजमी पर रिफ्यूलिंग की इजाजत दे। यह बात सारी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान हमेशा से ही अरब देशों के पक्ष में रहा है और इराक उन्हीं में से एक है। अमेरिका का साथ देना इसका मतलब था सीधा सीधा इराक से दुश्मनी। अमेरिका यह भी जानता था कि अभी भारत ने IMF में कर्ज के लिए अपील की है और IMF अमेरिका की मंजूरी के बिना कर्ज दे नहीं सकता था। उसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि IMF में 80% से ज्यादा वोट अमेरिका के हैं। अब एक प्रस्ताव लेकर अमेरिकी एम्बेसडर तत्कालीन वाणिज्य मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका इराक पर हमला करना चाहता है, दूरी बहुत ज्यादा है, आप हमारे उन फाइटर प्लेन्स को रिफ्यूलिंग की हिंदुस्तान में इजाजत दें जो इराक पर सख्त हमला करने वाले हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को उन्होंने यह भी कहा कि जिसके बदले हम आपको मुनाफे से 3-4 गुने ज्यादा की रकम अदा करेंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं, आप हमें IMF से $2 बिलियन का लोन मंजूर कराएंगी, वो भी बिना किसी शर्त के। यह बात है 9 नवंबर 1991 की। उसके बाद 17 नवंबर 1991 को अमेरिका ने इराक पर हमला किया। उसके अगले ही दिन 1 अरब 3 करोड़ डॉलरों की जारी कर दिए गए। लेकिन उससे भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत नहीं सुधरी। उसके बाद फिर 2 खेपों में सोना गिरवी रखना पड़ा। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि किस तरीके से बंद अर्थव्यवस्था वाला देश खुली अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बन चुका था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कैसे बदला भारत, कैसे बदली अर्थव्यवस्था। देश की बदहाल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण लाइसेंस परमिट राज को माना जाता है, जिसकी वजह से देश में विदेशी निवेश ना के बराबर था। कुछ दिनों बाद देश की कमान नरसिम्हा राव के हाथों में आई। तब देश के आर्थिक हालात बेहद खराब थे। गल्फ यानी खाड़ी युद्धों ने तेल के आयात पर निर्भर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सामने आर्थिक संकट से देश को उभारने की चुनौती। आज से लगभग 30 साल पहले शुरू हुआ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 30 साल पहले देश की सत्ता नरसिम्हा राव के हाथों में आई। सरकार की राहें कांटों भरी थीं, क्योंकि देश के सामने आर्थिक स्थिति बदहाल थी। इसी बदहाल अर्थव्यवस्था से निकलने वाले थे आर्थिक सुधार, वो सुधार जो देश को एक आर्थिक खुलेपन में ले जाने वाले थे। 21 जून को नरसिम्हा राव की सरकार ने इस चुनौती के साथ शपथ लेने को तैयार थी कि देश का अगला वित्त मंत्री कौन होगा। वित्त मंत्री कौन होगा, इस काम में नरसिम्हा राव की मदद कर रहे थे PC अलेक्जेंडर। इन दोनों ने ही RBI पूर्व गवर्नर और बड़े अर्थशास्त्री IG पटेल को देश का वित्त मंत्री बनाने का निर्णय लिया। लेकिन जब ये प्रस्ताव IG पटेल के पास पहुंचा तो उन्होंने मना कर दिया। IG पटेल के मना करने के बाद PC अलेक्जेंडर ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को सुझाव दिया कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह तब UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सदस्य थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फोन किया। राजनीति की खूबसूरती देखिए, जिस दिन सरकार का गठन होना था उसी दिन सुबह को उन्होंने फोन किया और फोन पर क्या कहा, डॉक्टर सिंह आप दफ्तर में क्या कर रहे हैं, घर जाइए, कपड़े बदलिए और आप मुझे सीधा राष्ट्रपति भवन में मिलिए।
आज आप देश के वित्त मंत्री की शपथ लेंगे। कैबिनेट के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी। एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि साल दर साल अपनी आर्थिक क्षमता से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। हमने आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। और इसी के एक महीने बाद तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद के सामने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में यह बजट पेश किया, उससे पहले 2 बार डॉलर की कीमतें बढ़ाई जा चुकी थी। पहले डॉलर की कीमतें सरकार तय करती थी और उसने ये सब IMF के दबाव में किया, लेकिन अब देश की आर्थिक नीतियां और औद्योगिक नीतियां बदली जा चुकी थी। आखिर कौन निभाने वाला था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में अहम रोल? कौन सी फैक्ट्री में कितना उत्पादन होगा, उसके मूल्य का निर्धारण, ये सब इस बजट से पहले सरकार तय करती थी। विदेशी कंपनियां अपना पैसा ना के बराबर लगाती थीं। सरकार ने सारी पाबंदियां हटा ली। पहले सरकार खुद घड़ियां और टेलीविज़न बनाती थी। सरकार ने इन सब से अपने हाथ पीछे खींच लिए और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने लगी। नरसिम्हा राव की सरकार का पार्टी के अंदर और बाहर विरोध होता रहा। इंडस्ट्रियल मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने पास रखा था, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक बड़े और अहम फैसले लेते गए। इंडस्ट्रियल मंत्रालय खुद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अपने पास रखा था। उस वक्त इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे अमरनाथ वर्मा। देश की अर्थव्यवस्था को नजदीकी से समझने वाले कहते हैं कि लाइसेंस परमिट राज को खत्म करने का ब्लूप्रिंट अमरनाथ वर्मा और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ही तैयार किया था। देश की बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने न सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह का साथ लिया, बल्कि उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को भी एक गैट कमीशन का गठन कर उसमें केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया। अब देश में व्यापार के लिए सरकार ने अपनी दखलंदाजी कम कर दी थी। भारत में व्यापार के लिए विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। छोटे छोटे उद्योग शुरू होने लगे। पैसे से पैसा बनने का खेल शुरू हो चुका था। विदेश से व्यापार में अच्छा खासा निवेश होने लगा था। स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स रोज बढ़ने लगा था और सरकार ने कहा कि ये उनके आर्थिक सुधार का नतीजा है। और यहीं से दौर शुरू हुआ उदारीकरण का। पिछले 30 वर्षों से हिंदुस्तान इसी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ताकत पर आगे बढ़ रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का श्रेय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाता है। इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीतिक ताकत देने वाले थे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन उस वक्त में वो कोई भी अहम फैसला नहीं ले पाए। इसलिए जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं और अर्थशास्त्र को करीब से जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाता है। आज का भारत, 2021 के भारत को जब हम देखते हैं तो चारों तरफ दिखती है चमक धमक। बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में देशी विदेशी सैकड़ों ब्रांड, और पहले होते थे छोटे छोटे सिर्फ भारतीय सामान के बाजार। पहले गाड़ियों के नाम पर सिर्फ एम्बेसडर और फिएट कार होती थी। आज सड़कों पर सरपट दौड़ती हुई ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर कारों को देखते हैं। पहले फ़ोन के नाम पर सिर्फ टेलीफोन होता था। आज भारत की कुल आबादी के हिसाब से 80% लोगों के पास अपना मोबाइल है। भारत में लाइसेंस परमिट राज अब खत्म हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर्स का देश की GDP में अहम योगदान है। 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी काफी विरोध का सामना किया। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा करने से विदेशी कंपनियां भारत में एक बार फिर से आ जाएंगी और भारतीय कंपनियां उनके लिए सप्लाई भर मात्र रह जाएंगी, लेकिन हुआ इसका विपरीत। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद देश के प्राइवेट सेक्टर ने मानो क्रांति आ गई हो। प्राइवेट कंपनियों की आय दुगनी हो गई और उनमें से कई कंपनियां मल्टीनेशनल बन गईं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद देश में प्राइवेट सेक्टर ने बड़ी तरक्की की है और देश की GDP में उसका अहम योगदान रहता है। आज 2021 का भारत खुशहाल भारत है। पिछले 30 सालों से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की ताकत पर यह काम कर रहा है और देश में काफी बदलाव आए हैं। देश की ऐसी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई कहानियों को देखने के लिए देखते रहिए TV 100 नेशनल। नमस्कार।